नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट के नए पाठ्यक्रम के आधार पर हम अपनी क्लासेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अमीर खुसरो से संबंधित हम उन महत्वपूर्ण सभी तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज की क्लास होगी हमारी EMRS पीजीटी हिंदी EMRS पीजीटी हिंदी के अनुसार जो पाठ्यक्रम में कवि शामिल किए हुए हैं, जैसे कि आदिकाल के अंतर्गत चंद बरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति को शामिल किया हुआ है। इसी तरह भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल सभी कवियों में उन्होंने कवियों के नाम दे करके कवियों को शामिल किया हुआ है। उनका कवियों के जीवन परिचय को हमने देखना है, समझना है और उनसे महत्वपूर्ण जो प्रमुख तथ्य बनते हैं उन सभी को हमें कंप्लीट कर लेना है, ताकि EMRS के पाठ्यक्रम के अनुसार हमारी कवियों की सीरीज़ कंप्लीट हो पाए। तो आज की क्लास में हम करेंगे कवियों की सीरीज़ में चंद बरदाई को हम कर चुके थे और आज करेंगे अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1256 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के पटियाली गाँव में हुआ। कहाँ पर हुआ? एटा ज़िले के पटियाली गाँव में, उत्तर प्रदेश के। इनका मूल नाम अब्दुल हसन, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या रहा, तो अब्दुल हसन। और पूरा नाम भी पूछा जा चुका है कि अब्दुल यमुनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनके पिता लालन जाति के तुर्क वंशी सैफुद्दीन थे, यानी कि सैफुद्दीन उनके पिता का नाम रहा है और लालन जाति के तुर्कवंशी रहे हैं ये। और गुरु का नाम क्या रहा? निजामुद्दीन औलिया। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है, तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। और वे चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते थे। अमीर खुसरो किस संप्रदाय से संबंधित रखते थे? चिश्ती संप्रदाय से। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि भी माना है और ये आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के, यानी कि हमने पढ़ा है कि आदिकालीन साहित्य को चार भागों में, मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है, जैसे कि रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। और जो अंत में अमीर खुसरो और विद्यापति कवि हमें पढ़ने को मिला है, वे हमें रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र ने भी इनको एक साहित्य के रूप में ही रखा है, जैसे फुटकल साहित्य और स्वतंत्र साहित्य का नाम दे दिया। इसी तरह इनका ये अंतिम चरण हो गया। तो आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन है? अमीर खुसरो। आदिकाल में खुसरो में खड़ी बोली को प्रयोग काव्य में किया। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग अपने काव्य में किया, यानी कि उन्होंने अपने काव्य में खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा, यानी कि दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजा आए और गए। ये अमीर खुसरो ने देखा कि 11 राजाओं का आरोहण किसने देखा? दिल्ली के सिंहासन पर अमीर खुसरो ने। अगर आपको कंटेंट समझ आता है, चीज़ें आपको जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो बिल्कुल गहराई से उसको समझते हुए पढ़ते हो, तो परीक्षा में अगर प्रश्नों को अगर घुमा भी दिया जाता है किसी भी तरह, तो भी हम आंसर सही रख सकते हैं। रटने से चीज़ें याद नहीं होती जितनी कि हमें समझने से याद होती हैं। इसलिए हमारी जो ये क्लासेज हैं, हर एक क्लास में समझ के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अगर आपका साथ रहा तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारा सारा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी हम कर लेंगे। साथ साथ जो हम टॉपिक करते जा रहे हैं, आपने देखा होगा भाषा विज्ञान में हमने जितना भी पढ़ा था उससे संबंधित मैं 50% आपको पिछली क्लास में करा चुकी हूँ। इसी तरह जो टॉपिक हम करेंगे, जैसे आदिकाल कंप्लीट होने के बाद मैं संपूर्ण आदिकाल से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे मैं लेकर के आऊँगी। आप वीडियो को मोटिवेशन के लिए लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो।
और कमेंट भी करो जब बाद में कंप्लीट हो जाए कि वीडियो कैसी लगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को? तोता-ए-हिंद की, क्योंकि अमीर खुसरो ने अपने आप को तोती-ए-हिंद भी कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये भी कहा है। और ये उपाधि दी किन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बढ़ते हैं आगे। अमीर खुसरो ने भाषा के लिए हिंदी की जगह हिंदुई, हिंदोई और हिंदवी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अमीर खुसरो ने क्या किया है? भाषा के लिए हिंदी की जगह हिंदुई, हिंदोई और हिंदवी शब्दों का प्रयोग किया है। ये दरबारी कवि होने के साथ साथ लौकिक परंपरा के भी पक्षधर रहे हैं। ये दरबारी कवि तो थे ही, दरबार में तो कविताएं रचते ही थे राजाओं महाराजों के लिए, लेकिन लौकिक परंपरा के पक्षधर भी रहे हैं। जैसे कि आस पड़ोस में जो भी घटनाएं होती थी उनसे भी संबंध रखते थे। यानी कि आस पड़ोस में जो जैसे बच्चे होते थे तो बच्चों के ऊपर के मनोरंजन के लिए या बच्चों के लिए भी उन्होंने कविताएं की रचना की थी ताकि बच्चों का मनोरंजन हो सके। इस तरह ये लौकिक पक्षधर भी रहे हैं। ये इतिहासकार, गणितज्ञ, भूगोल वक्ता, संगीतकार तथा साहित्यकार भी रहे हैं। और डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। कवियों में राजकुमार की संज्ञा किन्होंने दी? अमीर खुसरो को डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्योंकि ये सभी तथ्य आपको एक बुक में नहीं मिलेंगे, ये मैंने अलग अलग बुकों से लिए हुए हैं और कई ऑथेंटिक बुकों का सहारा लेकर के अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं। इन्हीं को पढ़ करके मैंने अपना NTA नेट भी क्वालिफाई किया था। और इन्हीं को अगर आप अच्छे से ज्ञान समझ के साथ सभी तथ्यों को करोगे तो इनसे बाहर परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावना भी नहीं है। तो इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान से एक एक तथ्यों को समझते हुए बार बार रिवीजन करते हुए चलना है। मेरे पास ऐसी ट्रिक नहीं है जो एकदम से आपको चीज़ें याद हो जाए। अभी फ़िलहाल तो मैं ट्रिक के साथ आपको चीज़ें याद करा दूंगी, लेकिन एग्ज़ाम में हम सभी सारी ट्रिक भूल जाते हैं कि, और ना ही इतना हमें ट्रिक याद करने का समय रह पाता कि इसमें क्वेश्चन में ये ट्रिक लगी हुई थी इसलिए हमें इस तरह याद करना है। वहाँ पे समय का अभाव रहता है। इसलिए हमें जो भी तैयारी करनी है बड़ी ईमानदारी के साथ स्मार्ट वर्क करते हुए करनी है, बार बार रिवाइज करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ना है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ तैयारी करते हुए चलना है और उन्हीं तथ्यों को बार बार रिवाइज करना है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने लगभग अधिकतर पॉइंट पिछले सालों के प्रश्न पत्रों से ही उठाए हुए हैं। उन्हीं के आधार पर अपने पाठ्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किनको अवधि का प्रथम कवि माना है? अमीर खुसरो को। इनको हिंदू मुसलमानों संस्कृत का प्रथम प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है। यानी कि अवधि का प्रथम कवि माना है डॉक्टर राम कुमार ने अमीर खुसरो को। वैसे किसका है? खड़ी बोली का प्रथम कवि, लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अवधि का माना है। और संगीत के क्षेत्र में इन्होंने तबला व सितार से भारतीय परंपराओं का परिचय कराया। यानी तबला और सितार का इन्होंने आविष्कार भी किया था। ये राग ख्याल व राग तराना के भी बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। विद्वानों ने अमीर खुसरो के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? लगभग 100 मानी है भाई, पूरी तरह से 100 नहीं, लगभग 100। वैसे 99 है इनकी रचनाएं, कहीं कहीं मैंने देखने को भी मिली है 99 भी बताया हुआ है। तो हम अगर लगभग 100 में
अगर एग्ज़ाम में आ जाए 100 न हो तो 99 संख्या हो तो आप 99 पे निशान लगा सकते हो। बढ़ते हैं आगे। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रचनाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले आता है खालिक बारी। खालिक बारी जो रचना है इनका एक शब्दकोश है, ये शब्दकोश रहा है खालिक बारी रचना। और पहेलियों के द्वारा इन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ लिखी थी। पीछे भी हमने पढ़ा था कि लौकिक के भी पक्ष धर रहे हैं, लोक मनोरंजन भी इन्होंने किया है। तो पहेलियों की रचना इन्होंने किस लिए की थी? जनता के मनोरंजन के लिए इन्होंने पहेलियों की रचना की थी। पहेलियाँ क्या होती है, किस तरह की पहेलियाँ? जैसे कि पहेलियों का एक उदाहरण हमने ले भी रखा है, जैसे फारसी बोली आईना, तुर्की सोच न पाईना, हिंदी बोलते आरसी, आए मुँह देखे जो उसे बताए। मतलब ये क्या होता है? इसका मतलब ये है, फारसी बोली आईना, फारसी में आईना बोलते हैं, तुर्की में पाईना बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं आरसी। तो उसे मुंह देखे तो उसे बताए, आए तो मुंह देखे तो उसे बताए, मतलब उसमें हम मुंह देखते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा दर्पण। आप लोगों को सभी को पता है दर्पण होता है। और दर्पण को हिंदी में क्या कहते हैं? आरसी। ये तद्भव और तद्भव शब्दों में आपको काम आएगा। तद्भव शब्द होता है दर्पण का आरसी। बढ़ते हैं आगे। मुकरियों को देख लेते हैं एक बार। नित मेरे घर आवत है। मुकरिया क्या होती है? एक बात कह करके मुकर जाना ही मुकरिया होती है। और पहेली में उसका उत्तर देना होता है हमें, मुकरियों में उसका आंसर उसमें ही मिल जाता है। तो नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फेरुत अमावस गोरी के फंदा, ए सकी साजन न सकी चंदा। ए सकी क्या वो साजन है? नहीं सकी वो साजन नहीं, चंदा है। चांद के, चंद्रमा के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अपनी सहेली से वो कह रही है, बात वो साजन की कर रही है, लेकिन अपनी बात से मुकर करके वो चंदा की बात कह देती है कि नित मेरे घर आवत है, हर रोज़ मेरे घर आता है, रात आए फिर जावत है, रात को आता है फिर चला जाता है, फेरू अमावस गोरी के फंदा। क्या ये कोई अमावस का कोई साजन है? मतलब वो उसकी सखी पूछ रही है, क्या सखी ये साजन है? नहीं, वो कह रही है नहीं सखी ये साजन नहीं, ये चंदा की बात कर रही हूँ मैं। इस तरह की ये मुकरिया हैं, इन्हें मुकरिया कहते हैं, जो उसी में आंसर छुपा हुआ था कह करके अपनी बात को मुकर जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में व्यक्ति विचित्र की प्रधानता मिलती है। गज़ल की बात करें तो अमीर खुसरो ने गज़ल भी लिखी। ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई एक गज़ल है, आप पढ़ सकते हो। जय हाले मिसकी मुकन तलाफुल, दुराए नैनो बनाए बतिया, और किताब हिज्र नरा जमजे, जो न लेहू काहे लगाए छतिया। मतलब इसका मतलब ये है कि एक गरीब आदमी की तरफ आप नहीं देख रहे हो, उन्हें दुत्कार रहे हो, नैनों से दुत्कार रहे हो। मैं एक गरीब आदमी हूँ तो उसके हाल पर उसे छोड़ रहे हो, ऐसा करना गलत है। किताब हिज्र नदरा में जो न लूहे काहे लू छतिया, यानी कि ये इस नजराने को आप छोड़ दो और इसे अपनी छाती से लगा लो। गरीब आदमी एक कह रहा है कि मेरी जो गरीबी पर हंसना छोड़ दो। बढ़ते हैं आगे। नुह सिपर की जो रचना है, इनकी नुह सिपर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन किया गया है। नुह सिपर इनकी एक खड़ी बोली की रचना है भाई, और इसमें भारतीय बोलियों का बिल्कुल विस्तृत से वर्णन किया गया है नुह सिपर में। अगली रचना है इनकी नजराना ए हिंद। उसके बाद है एक और रचना
हालात कन्हैया भी इनकी रचना है। ये इनकी मुख्य रचनाएं थी अमीर खुसरो की, जो हमने पढ़ ली, देख ली, समझ ली। इनमें से पूछ ली जाती है कि खालिक बारी किसकी रचना है, और एक ये जो इम्पोर्टेंट है नहुसी सिपहर किसकी रचना है। तो ये कई रचनाएं मुख्य हैं। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। साहित्य के क्षेत्र में जिन विधाओं को इन्होंने जन्म दिया उनमें गीत भी प्रमुख है। पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुकने और इनके अलावा इन्होंने गीत भी लिखे हैं भाई, गीत भी लिखे हैं। वैसे मेरा गायन अच्छा नहीं है, आप पढ़ करके गा करके देख सकते हो। ये एक प्रकार का गीत ही है। अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री, काहे की बिहाए परदेस सुन बाबुल मेरे। इस तरह का ये गीत है। आप सुर ताल के साथ आप गा करके देख सकते हो। मुझे गाना नहीं आता। किसी ना किसी में कोई ना कोई तो वीकनेस होती है। गाना नाच गाने में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट भी नहीं है भाई, और मुझे आता भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहर खुश्की नाम से 1918 ईस्वी में मौलाना राशिद अहमद साल्ह ने अलीगढ़ से प्रकाशित कराया। इन्होंने इनकी रचनाओं का प्रथम संकलन 1918 में प्रकाशित कराया गया है अलीगढ़ से, देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं आगे। द्वितीय संकलन 1922 ईस्वी में खुसरो की रचनाओं का किन्होंने करवाया? ब्रज रतन दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया। ये दूसरा संकलन करवाया। और अंत में हम देखते हैं इनकी मृत्यु। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि एवं निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। इनकी मृत्यु 1324 ईस्वी में हो गई थी। ये पढ़ लिया हमने अमीर खुसरो से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य कवियों की सीरीज़ के अंतर्गत। इसी तरह हम कवियों की सीरीज़ में नेक्स्ट कवि को लेकर आएंगे विद्यापति को। विद्यापति से संबंधित इसी तरह विद्यापति के जीवन परिचय और उनसे संबंधित मुख्य तथ्यों को और रचनाओं को उनके को देख लेंगे। इसी तरह हम कवियों एक क्लास में बीच में हम कवियों की सीरीज़ की भी करते चलेंगे, जिससे हमारी TGT EMRS TGT हिंदी, EMRS PGT हिंदी और DSSB के अकॉर्डिंग और NTA NET के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस, हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमारी क्लासेस चलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी आपको लाइक करना। कुछ भी अगर कमी रह गई हो या फिर किसी और तथ्य के बारे में आपको किसी और टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए या फिर किसी भी तरह के कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर ध्यान दूंगी। और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।